आखिर देर रात शरद पवार के सांसदों को कौन लोग तोड़ रहे थे और कैसे वो रंगे हाथों पकड़े गए। आखिर सुबह सुबह जो खबर आई उसने कैसे सबको चौंका दिया और कैसे महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने किस तरीके से शाह की सारी चाणक्यगिरी फेल कर दी। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि मैं उस समय हैरान रह गया जब यह खबर आई कि ममता उद्धव के सांसदों को तोड़ने, अखिलेश की सपा के खिलाफ मुहिम चलाने और झारखंड में उधर ऑपरेशन लोटस चला करके एक राज्यसभा सीट जीतने के बाद शरद पवार की पार्टी एनसीपी को तोड़ने में देर रात पूरी एक मुहिम चलाई गई। खबर है कि देर रात उसके लिए बाकायदा एक साजिश की मुहिम हुई, मगर उस मुहिम को फिलहाल शरद पवार ने धराशायी कर दिया। अब दोस्तों, अगर शुरुआत में ये मुहिम धराशायी की गई तो क्या इसकी गारंटी है कि आगे ना चले? क्या इसकी गारंटी है कि आगे भी धराशायी हो जाएगी? खबर है कि उनके गुट के कुछ सांसदों को शाह अपने पाले में लाने के लिए कोशिश में लगे रहे। चर्चा इस बात पर कि रात में इनकी पार्टी के कुछ सांसदों तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई। अब ये मीटिंग हो पाई कि नहीं? अब दोस्तों, उस पहुंच में उनको कितनी कामयाबी मिली थी जब तक वो रंगे हाथों पकड़े जाते, विस्तार से आपको बताते हैं। यानी कि दोस्तों, बीजेपी हर उस साजिश को अंजाम दे रही है जो उसे सत्ता में बनाए रखने, उसके सत्ता में बने रहने वाली रणनीति को कामयाब रखने के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट परिसीमन, डिलिमिटेशन के लिए संविधान संशोधन वाला विधेयक, जिसे इंडिया गठबंधन ने, राहुल की टीम ने संसद में बीते सत्र में धराशायी कर दिया था, उसको फिर से पारित कराना। क्योंकि दोस्तों, जो कहावत है कि वो राजा की जान उस तोते में अटकी हुई थी, तो आने वाले दिनों में सत्ता में बने रहने के लिए दरअसल बेस और बुनियाद ही सब कुछ इस ड्रीम प्रोजेक्ट संविधान संशोधन परिसीमन वाले, डिलिमिटेशन वाले में है, जिसके जरिए से ये कुछ राज्यों की सीटें उतनी बढ़ा देंगे जिससे उन्हीं राज्यों से जीतकर ये सत्ता में बने रहें, जबकि दक्षिण भारत को इसी बात पर एतराज है कि वहां की सीटें उतनी नहीं बढ़ाई जा रही। अब दोस्तों, रात में जो भी हुआ, जिन भी नेताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश भाजपा के दूतों ने की, फिलहाल उसे शरद पवार बता नहीं रहे कि कौन कौन किस किस के पास गए, मगर सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल शरद पवार ने बीजेपी और शाह के प्लान को फेल कर दिया। अब दोस्तों, इस बीच में कहीं ना कहीं यह खबर इंडिया गठबंधन या उद्धव ठाकरे के लिए भी एक तरीके से डूबते को तिनके का सहारा बन रही होगी। अब इस बीच एक और काम जो बीजेपी ने किया वो ये कि एनसीपी के सांसदों और नेताओं के प्रति यह खबर और नैरेटिव मीडिया में फैलाने के लिए कहा, मीडिया से, दरबारी भाइयों से, कि एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं और एनसीपी के सांसदों, उनको अपने भविष्य को लेकर चिंता है, इसलिए रणनीतिक तौर पर वो सांसद खुद ही मंथन कर रहे हैं। और इसलिए आप देख रहे हैं दोस्तों कि कैसे हमारे देश के ये तथाकथित बुद्धिजीवी विश्लेषक किस तौर पर दरबारी मीडिया के टीवी डिबेट में बैठकर बीजेपी को एजेंडे को पूरे करने के लिए लगे हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे टीवी मीडिया के डिबेट में पैनलिस्ट को आप देखते हैं कैसे वो शरद पवार के सांसदों के भविष्य की चिंता दर्शा रहे हैं कि साहब, शरद पवार की पार्टी के भीतर वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो असंतुष्ट है सांसद। यही घिसा पिटा जो बीजेपी चलाती है अक्सर। हालांकि इससे पहले विपक्षी खेमे को मजबूत करने के लिए कांग्रेस द्वारा शरद पवार की एनसीपी को अपनी पार्टी में विलय करने का एक प्रस्ताव भी, जिसकी हवा भी चली थी। यानी कि अब महाराष्ट्र समेत दूसरे प्रदेश में बीजेपी अपने ऑपरेशन के जरिए विपक्षियों को तोड़ने कर और उन्हें तोड़ करके दरअसल दो काम करना चाहती है। एक ये कि संसद में अपनी तादाद जो 240 है उसमें 20 मिला दिया जाए टीएमसी के, उसमें 6 मिला दिया जाए उद्धव के, और उसको और बढ़ा करके आगे ले जाना चाहती है 272 पार अकेले दम पर बहुमत। और दूसरा ये कि अपने सहयोगियों और संसद के बाकी दूसरे सहयोगी पार्टियों के समर्थन से, जो ना एनडीए में है ना इंडिया गठबंधन में है, उनको संसद में समर्थन करने वाले दलों को मिलाकर उस अपने समूह को 2/3 बहुमत तक ले जाना चाहती है ताकि बिल पारित हो जाए। सब कुछ इसी पर दारोमदार है। मगर दोस्तों, इसका साइड इफेक्ट भी आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की रणनीतिक साजिश पर चलने वाली टूट और क्योंकि बीजेपी की रणनीतिक साजिश पर चलकर टूटने वाले सांसद उद्धव के गुट के सांसदों के खिलाफ उनके इलाके में जनता खड़ी हो चुकी है, गोबर कीचड़ लेकर के। बीजेपी के मिशन टाइगर के बीच ठाकरे समर्थक शिव सैनिक आक्रामक नजर आए।
कार्यकर्ताओं ने बागी सांसदों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके प्रतीकात्मक पुतले दहन किए। शिवसैनिकों ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि इन 6 सांसदों को जो उद्धव का गुट छोड़ करके गए हैं बीजेपी के लिए शिंदे के गुट में, उनके लिए विरोध की लहर हर जगह दिखेगी। सड़कों पर नाराजगी है, लोग उतरेंगे, इनका घेराव करेंगे। ये जैसे इलाके में आएंगे गोबर से इनका स्वागत होगा। इस बीच सांसद हैं ओम प्रकाश राजे। निम्बालकर के शिवसेना यूबीटी से बगावत करने की चर्चाओं के बीच महाराष्ट्र में उनके धाराशिव निर्वाचन क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं ने चेता दिया कि पार्टी छोड़ने वालों के चेहरे पर गोबर पोते जाएंगे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी को धोखा देने वालों को धाराशिव में खुलेआम बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। अब दोस्तों, खबरें हैं कि शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद जिनको शाह ने तोड़ा, उन सांसदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। आधिकारिक तौर पर वॉलेस मैसेज के मुताबिक गृह मंत्रालय के निर्देश पर महाराष्ट्र पुलिस को इन सांसदों को तत्काल प्रभाव से Y+ श्रेणी के बराबर स्थानीय सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा गया। इस बीच उद्धव गुट के कुछ कार्यकर्ता इस तोड़ फोड़ के खिलाफ सड़कों पर उतरे। 6 सांसदों को होटल शिफ्ट कर दिया गया। मगर दोस्तों, क्या विपक्षी पार्टियों को शाह द्वारा तोड़ने फोड़ने के पीछे सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है? क्योंकि ऐसा ही कहा गया, सबसे बड़ा गुनहगार सुप्रीम कोर्ट है। संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे बड़ा गुनहगार सुप्रीम कोर्ट है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वालों में सबसे बड़ी गलती सुप्रीम कोर्ट की। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कर रहा होता तो ये नौबत नहीं आती। दरअसल एक कहावत है कि शेर के मुंह में खून लग जाना, और वही कहावत बीजेपी के ऊपर लागू होती है। जैसा कि आपको पता है, पिछले चुनाव के बाद स्वर्गीय अजित पवार ने 5 साल पहले एनसीपी में बगावत कर दी थी, क्योंकि वही एनसीपी है जिसके बगावत करके एक हिस्सा इस वक्त उनकी पत्नी चला रही हैं। ये तो मूल एनसीपी है जिसको तोड़ने की साजिश चल रही है शरद पवार की। उस वक्त क्या किया था अजित पवार ने? सुबह सुबह अचानक चुनाव के बाद भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके मुख्यमंत्री और खुद को उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिला ली। क्योंकि दोस्तों, उस वक्त दरअसल क्या स्थिति थी और हुआ क्या था, लेकिन वो बगावत 3 दिन तक ही चल पाई थी। तब शरद पवार ने उनका समर्थन नहीं किया था, और शरद पवार के उस फैसले के बाद अजित पवार के साथ जो विधायक गए थे उनके पास में, शरद पवार के पास वापस आ गए थे। कुछ दिनों बाद अविभाजित एनसीपी, जो उस वक्त टूटी नहीं थी, शिवसेना ने कांग्रेस के साथ मिलकर के, यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर के महाविकास अघाड़ी नाम से सरकार बनाई। मगर महाविकास अघाड़ी सरकार गठन के करीब 2.5 साल बाद बीजेपी ने इस गठबंधन की 2 पार्टियों को तोड़कर सरकार गिरा दी, जिसमें एकनाथ शिंदे के खेमे को शाह ने मुख्यमंत्री बनाया, खुद एकनाथ शिंदे को। और उसके कुछ ही दिन बाद शाह ने शरद पवार की एनसीपी तोड़ दी, अजित पवार वाले गुट को अपने साथ मिला लिया और अजित पवार बने उप मुख्यमंत्री। यानी कि दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र एक ऐसी जमीन है भारतीय जनता पार्टी और शाह के ऑपरेशन लोटस के लिए, एक ऐसी उपजाऊ जमीन है जहां पर तोड़फोड़ की खेती की फसल अमित शाह आसानी से काट लेते हैं। लेकिन इस बार अस्तित्व का सवाल है। दोस्तों, ये कहा जाता है जब कोई शख्स अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हो, कोई भी संगठन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हो, तो फिर वो सब कुछ निचोड़ के रख देता है, तब उतना आसान नहीं होता। फिलहाल एनसीपी शरद पवार के एक बुजुर्ग संरक्षक जो इस वक्त अपनी पार्टी की सुरक्षा कर रहे हैं, क्या आगे आने वाले दिनों में इसी तरीके से शाह की इस खेल से अपनी पार्टी को बचा पाएंगे? ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उद्धव ठाकरे बचा लिए होते, अगर ऐसा होता तो ममता बनर्जी बचा ली होती, अगर ऐसा है तो अखिलेश यादव को बचा लेना चाहिए, अगर ऐसा है तो दूसरे राज्यों में जहां जहां तैयारी है उन सबको अपनी पार्टी के सांसदों को बचा लेना चाहिए। लेकिन कैसे बचेगा? कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त सत्ता में वो हैं, सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, प्रशासन उनका है, उनके पास ईडी, सीबीआई, डीआरआई समेत सारी एजेंसियां हैं, उनके पास देश के तथाकथित बुद्धिजीवी हैं जो उनका नैरेटिव सेट करने के लिए कुछ भी बोलते हैं, उनके पास कई सारे अदालतों के जजेस हैं जो उनके खिलाफ फैसला नहीं देते। हमने देखा है मध्य प्रदेश में, वरना जिस बुनियाद पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज हुआ नहीं होता, झारखंड में कैसे जीत गई भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली प्रत्याशी की जीत कैसे हुई, जबकि महज 24 सांसद विधायक थे उनके पास वोट के लिए। आज तक लोग
मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा, इस पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था उस पर मोदी सरकार ने उसे पलट दिया था, उस पर सुनवाई क्यों नहीं की सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको अधर में लटका करके रखा गया, इसीलिए कोर्ट पर भी निशाना साधा जा रहा। मगर दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। ऐसे में जो तोड़ फोड़ की प्रथा बीजेपी ने शुरू की है, हालांकि आया राम गया राम तो पहले से आप सुनते रहे होंगे, लेकिन इस वक्त जो साम दाम दंड भेद के बुनियाद पर तोड़ करके अपने साथ लाने की प्रथा है, वक्त बदलता जरूर है। फिर उस वक्त क्या कहेंगे ये लोग जो आज सत्ता में हैं। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।